जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी रिटर्न में एसेट्स डिक्लेयर करते हैं और उस एसेट्स की लिस्ट में कुछ ऐसे एसेट भी शामिल हैं जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब आप उसको कंसील कर रहे हैं, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जिससे आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई बैंक अकाउंट्स हैं, अगर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ बैंक अकाउंट्स आप डिक्लेयर नहीं कर रहे होते, तो उस केस में कितनी पेनल्टी आपको लग सकती है। पेनल्टी के साथ साथ कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि इन एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स इनकम आपको पे करने पड़े होंगे जस्ट बिकॉज कि आपने वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया अपनी रिटर्न में। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें बैंक अकाउंट से रिलेटेड, लेट्स अज्यूम आपके पास तीन बैंक अकाउंट्स हैं, ए, बी, सी। एक ही बैंक में हो सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल बैंक्स में हो सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। जो आपका बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने के लिए एक जो फॉर्म है वो सेक्शन 181 के अंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसके अंदर जाके आप यूजर प्रोफाइल में बताते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, किस ब्रांच में अकाउंट है, और उसका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपने सैलरी सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आप प्राइमरी सोर्स बताते हैं, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है फ्रॉम सैलरी। अगर आपने बिजनेस इनकम अपनी डिक्लेयर की हुई है सोर्स ऑफ इनकम में, तो फिर जो आपका अकाउंट बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है प्राइमरी अकाउंट वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने डिक्लेयर सारे करने होंगे जिसमें आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया, अब बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब टैक्स लॉ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 10A में बताया गया है। इसमें बताया गया कि बिजनेस बैंक अकाउंट वो होता है जो कि एक टैक्स पेयर ने सेक्शन 181 फॉर्म के अंडर डिक्लेयर किया और उसको कमिश्नर ने अप्रूव किया। कमिश्नर ने अप्रूव किया, इसका मतलब है कि वो उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है और वो एसेट उसके रिटर्न में डिक्लेयर हुआ हुआ है और एफबीआर को उसके अकाउंट के बारे में नोटिफिकेशन गया हुआ है। अब इसको डिक्लेयर करने का फायदा क्या होगा? कल को कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो करता है बिजनेस अकाउंट से, उसमें अगर वो कोई रिसीट ले रहा है और उसको एज अ रेवेन्यू डिक्लेयर कर रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्सपेंसेस वो क्लेम कर रहा है, तो एफबीआर सेक्शन 21 में ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है अपने किसी ऐसे बैंक अकाउंट से जिसको आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वो एक्सपेंस फिर आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। डिस अलाउ करने का मतलब है कि आपने वो पेमेंट की है लेकिन वो खर्चा अपनी रिटर्न में आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो सेल डिक्लेयर की है अपनी रिटर्न में, दैट वाज अराउंड 2 मिलियन। इसमें अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें, दैट इज अज्यूम कर लेते हैं कि वो 11 लाख के आसपास है। तकरीबन 9 लाख का आपका जीपी है। इस 9 लाख के जीपी में से हमने कुछ एडमिन एक्सपेंसेस लेस करने हैं। अब जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो तब क्लेम होते हैं जब आपने उनकी पेमेंट अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से की हो, जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है सेक्शन 181 के अंदर अपनी रिटर्न में, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अगर जो आपने एक्सपेंसेस इंकर किए एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम क्लेम करें, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपने अपने उस अकाउंट से इंकर किए जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। फॉर एग्जांपल, 2 लाख रुपए की अमाउंट ऐसी है जो आपने एज एन एक्सपेंस क्लेम की है। बाकी रिमेनिंग एक्सपेंसेस वो वाले हैं जो आपने उस बैंक अकाउंट से किए जहां से आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो आपने डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, 4 लाख के यहाँ से आपने एक्सपेंसेस किए, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो 3 लाख आ रहा होगा। लेकिन जब आप टैक्स के अंदर जाएंगे और आपको अगर ऑडिट का सामना होता है, तो उस केस में ये एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ये आपकी इनकम में ऐड बैक होगा। और ऐड बैक होने के बाद ये इससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आपने दो तरह की एक आपको एक्सपेंस इंकर करना पड़ा। एक तो आपने एक्चुअल जो कॉस्ट बेयर की, वो तो आपका एक्सपेंस था ही था, लेकिन इसके अलावा इस अमाउंट पे जो टैक्स का इम्पैक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल इस पे 15% का इम्पैक्ट आया, एवरेज रेट जो अप्लाई हुआ, तो वो आपका तकरीबन 75,000 रुपीज बनता है। अब ये तो बिजनेस अकाउंट की बात थी। अगर हम नॉर्मल अकाउंट की बात करें, जैसे सैलरी का अकाउंट होता है, वो अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उस केस में भी आपको कुछ पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। अब पेनल्टीज दोनों केसेस में, सैलरी के केस में आपके एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, इसलिए वहां पे आपको ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बिजनेस अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट, अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ और एफबीआर को नोटिस में ये चीज आ गई है, तो उस केस में जो आपको फाइन लग सकता है, डेट इज 10,000 रुपीज पर डे फॉर ईच अकाउंट। जो एक अकाउंट अगर आपने हाइड किया है तो उसका 10,000 रुपया पर डे है। और ये जो डिफॉल्ट होगा, ये नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई होगा। जब एफबीआर को नोटिस में आ गया और उससे पहले जब जितनी देर का डिफॉल्ट था, फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है 1 सितंबर 2025 को, और एफबीआर ने आपने रिटर्न फाइल की, एफबीआर को पता चला 1 अक्टूबर को, तकरीबन कोई 60 डेज बनते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेगा तो यहाँ पे 60,000 रुपया निकलता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि वो कह रहे हैं कि अगर फाइन की अमाउंट आपकी 1 लाख रुपए से कम है, तो मिनिमम फाइन इज 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो फिर एक्चुअल अमाउंट होगी फाइन। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे आपका 60,000 का फाइन बन रहा है, तो फिर मिनिमम लाख रुपए का फाइन तो लाजमी होगा, और आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया और एफबीआर को नोटिस में आ गई है चीज।
सेकेंड टॉपिक डिस्कशन का हमारा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, कोई एक प्रॉपर्टी भी है, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं आपके नाम पे, उसमें से दो आपने डिक्लेयर की हुई हैं, जो एक प्रॉपर्टी है उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो इस केस में जो ये एक प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आपको क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। कल को जाके आपने अगर ये प्रॉपर्टी सेल की, उसकी जो आपको रिसीट आई, जो सेल वैल्यू आई, वो आपके बैंक अकाउंट में अगर डिक्लेयर होती है, तो उसके ऊपर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके ऊपर फिर एफबीआर आपको क्वेश्चन करेगा कि ये आपकी सेक्शन 111 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम के ऊपर वो टोटल वैल्यू पर टैक्स लगाता है, उसमें कोई एक्सपेंस वो अलाउ नहीं करता। तो आपने अगर कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची होगी तो 50 लाख पूरी की अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, और आपकी नॉर्मल टैक्सेबल स्लैब के ऊपर, फिक्स टैक्स नहीं होगा, नॉर्मल टैक्सेबल स्लैब में वो उसको टैक्स कर रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, तो अगर आप उसको सेल करते हैं, सेल करने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आप 7E का सर्टिफिकेट हमें दें। 7E का सर्टिफिकेट अगर उस प्रॉपर्टी को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया तो वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो वो आपको जितने सालों का डिफॉल्ट होगा, 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली आपकी जो गेम की वैल्यू है, या जो प्रॉपर्टी बेचने का जो आपको फायदा आपने सोचा हुआ था, वो आपको नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट से दो मेन एसेट्स होते हैं जो कि किसी एक टैक्स पेयर की रिटर्न में आ रहे होते हैं, इसके अलावा कई और एसेट्स भी हैं, उन सबको आप डिक्लेयर करें, लेकिन ज्यादा चेक एंड बैलेंस एफबीआई का इन दो एसेट्स के ऊपर होता है, इसकी ट्रांजेक्शन भी वो मॉनिटर कर रहा होता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी, अपने ध्यान रखिएगा। सर मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से, इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड